नमस्कार, एडिटोरियल एनालिसिस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिलीप कुमार। आज हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से द हिंदू में प्रकाशित एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल का नाम क्या है? द सस्टेन्ड अटैक ऑन फेडरलिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि फेडरलिज्म यानी संघवाद के कॉन्टेक्स्ट में भारत में केंद्र और राज्य के बीच में वर्तमान में क्या कुछ संबंध चल रहे हैं, और राजकोषीय संघवाद यानी फिस्कल फेडरलिज्म के हिसाब से वर्तमान में क्या कुछ स्थितियां हैं और राज्य और केंद्र के बीच में क्या कुछ तनाव वाले माहौल दिख रहे हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे और इस आर्टिकल में अंत में क्या कुछ निष्कर्ष निकाल कर रखा गया है उसके बारे में भी हम समझेंगे। आर्टिकल जो लिखा है वो मिस्टर अरुण PS जी ने आर्टिकल लिखा है। इन्होंने एक रिसर्च किया है, रिसर्च के माध्यम से खुद भी एक रिसर्चर है और अपने रिसर्च के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने देखी हैं और उसके आधार पर जो इन्होंने इस आर्टिकल में दिया है उस पर आज की हमारी चर्चा टिकी हुई रहेगी। शुरुआत में जो इन्होंने यहाँ पर बातें कही हैं उसमें इन्होंने एक ऐतिहासिक कोट का सहारा लिया है, जिसमें भारतीय संविधान सभा में बी पोकर साहिब ने एक बात कही थी संघवाद के कॉन्टेक्स्ट में। उससे संदर्भित कुछ बातें यहाँ पर कही गई हैं और उसके बाद भारत में राज्यों और केंद्र के बीच में जो संघवादी स्थिति है, संघवाद के कॉन्टेक्स्ट में जो तनावपूर्ण माहौल चल रहे हैं उसके बारे में आगे उन्होंने जिक्र किया है और यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि कोरोना महामारी से पहले भारत में राज्यों और केंद्र के बीच में जो एक तनावपूर्ण माहौल चल रहा था संघवाद के कॉन्टेक्स्ट में, वो कैसे उभरा और बाद में कोरोना महामारी के बाद की जो स्थिति रही है पैंडेमिक एंड फेडरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, कोरोना महामारी एक तरफ और दूसरी तरफ जो सहकारी संघवाद वाली स्थिति होनी चाहिए थी वो बड़े हद तक नहीं देखी गई। और क्या कुछ राज्यों के आरोप हैं, क्या कुछ केंद्र सरकार अपने स्तर पर कदम उठा रही है, राज्य जो है उन पूरे मामले में किस हिसाब से अपना जो रुख है वह प्रस्तुत कर रही है, इसके बारे में यहाँ पर विभिन्न एग्जाम्पल्स के माध्यम से डिस्कस किया गया है। विभिन्न बिल्स, विभिन्न विधेयकों के माध्यम से केंद्र सरकार ने जिस हिसाब से विभिन्न राज्यों के जो हक हैं उसे समाप्त करने की कोशिश की है, इसमें जो बातें कही गई हैं उसके हिसाब से इसके बारे में चर्चा की गई है और इसके बाद जो सॉल्यूशंस हैं, है ना, उन सॉल्यूशंस पर यहाँ पर चर्चा की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे आर्टिकल में ये बताने की कोशिश की गई है कि केंद्र और राज्यों के मध्य में विभिन्न स्तरों पर क्या कुछ तनावपूर्ण स्थितियां हैं, केंद्र का क्या पक्ष है, राज्यों का क्या पक्ष है और साथ ही अंत में क्या कुछ सॉल्यूशंस इस पूरे मामले में सामने आ सकते हैं, इसके बारे में भी आर्टिकल में चर्चा की गई है। केंद्र ने अपने स्तर पर क्या कुछ कार्य किया है, राज्यों ने अपने स्तर पर क्या कुछ पक्ष रखा है, इस पूरे मामले में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक कर संपूर्ण आर्टिकल को हम पैराग्राफ वाइज देखें तो बी पोकर साहिब जो कि केरल से मुस्लिम लीग के सदस्य थे, कहाँ पे? संविधान सभा में। उन्होंने 1948 के दौरान ये कहा था कि अब जबकि हम आज़ाद हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में हमें प्रांतीय स्वायत्तता को भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम केंद्रीकरण को ही सबसे अधिक महत्व दें, है ना, सेंट्रलाइजेशन को सबसे अधिक महत्व हम नहीं दें, बल्कि प्रांतीय स्वायत्तता को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इस हिसाब से उन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के पक्ष में कुछ बातें कही थी और ये कहा था कि यदि हम केंद्रीकरण को, सेंट्रलाइजेशन को या फिर केंद्र को अधिक महत्व देंगे, उसे अधिक शक्ति देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा शक्ति देंगे, तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि वह जो है सर्वसत्तावाद के तरफ वो उन्मुख हो जाए। कौन? तो केंद्र, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बातें कही थी संविधान सभा में और इस आर्टिकल में भी अरुण PS जी ने इसी से इसकी शुरुआत की है। यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि यदि केंद्र को ज़रूरत से ज़्यादा शक्ति मिल जाती है तो फिर हो सकता है कि वह एक सर्वसत्तावादी रुख, सर्वसत्तावादी रवैया अपनाने लगे और ऐसे में जो प्रांत हैं, जो राज्य हैं, उनका जो हक है, उनकी जो शक्ति है, उनके जो डिमांड्स हैं, वो कहीं पीछे छूटते हुए दिख सकते हैं। और वर्तमान में जो स्थितियां हैं कुछ ऐसी ही देखी जा रही हैं, जबकि ये उन्होंने बताया है, अगले पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि यदि हम जो कोरोना पैंडेमिक था, कोरोना महामारी है, इस महामारी के पहले
किस प्रकार की कुछ गतिविधियां अपनाई गई जिससे ऐसा संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं राज्यों के हक को छीना जा रहा है, राज्यों की जो डिमांड है उसे कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं दी जा रही है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि जैसे जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, विमौद्रीकरण हुआ भारत में 2016 में, फिर 2017 में जीएसटी लाया गया, है ना, और उसके बाद और भी कई सारे ऐसे जो पक्ष थे वो भी अपनाए गए, जैसे कि स्मार्ट सिटीज मिशन में कुछ कार्यों को आउटसोर्स किया गया और साथ साथ में जीएसटी कंपनसेशन में जो ट्रांसफ़र होना चाहिए था पैसे का, धन का, वह उसमें डिले किया गया। जाहिर सी बात है कि जीएसटी कंपनसेशन के कॉन्टेक्स्ट में केंद्र ने राज्यों से ये वादा किया था कि जीएसटी लागू होने के बाद जो भी आपको घाटा होगा, जो भी आपको डेफिसिट होगा, उसका हम कंपनसेशन देंगे, उसका हम मुआवजा आपको मुहैया करवाएंगे। लेकिन उस मुआवजे में देरी हुई है और इसके साथ साथ वन नेशन वन राशन की जो एक बात चली है, इस लिहाज से भी राज्यों की जो शक्ति थी उसे कहीं ना कहीं कम आंक करके देखा गया है। तो ये सब कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि पैंडेमिक के पहले, है ना, जो कि कोरोना महामारी के पहले ऐसी स्थितियां सामने आ रही थी। इनमें जो मैंने आपको बताया, विमुद्रीकरण बताया, जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में केंद्र सरकार ने जिस हिसाब से कार्य किया है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। और इसके साथ साथ में मैंने जो बताया कि स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत कुछ कार्यों को आउटसोर्स किया गया, और इसके अलावा जो मैंने बताया कि वन नेशन वन राशन के कॉन्टेक्स्ट में केंद्र सरकार ने जिस हिसाब से पहले की है, तो इन स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आर्टिकल में ये बात कही गई है कि इस कारण से राज्यों का जो हक है, राज्यों की जो शक्ति है, उसे कहीं ना कहीं कम आंकने की कोशिश की गई है। अब जब हम बात करते हैं कि आफ्टर पेंडेमिक, है ना, पेंडेमिक के बाद जब कोरोना महामारी का पिछले साल आक्रमण हो चुका पूरे भारत में और इससे कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़े लेवल पर चोट पहुंची है, ऐसी स्थिति में जो फेडरलिज्म है, जो संघवाद है, और उसमें से भी जो राजकोषीय संघवाद है, जो फिस्कल फेडरलिज्म है, वह किस हद तक कामयाब हुआ है, किस हद तक वो असफल हुआ है, इसके संदर्भ में यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ पर ये कहा गया है कि ऐसा लग रहा है कि महामारी के दौरान जो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है, जो भारत में राज्यों और केंद्र के बीच में जो एक सहयोगी समन्वय संबंध होना चाहिए था, वह संबंध सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया है और कहीं न कहीं जो एक संघवाद का सिद्धांत है वो यहाँ पर विफल होता हुआ दिख रहा है। और इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों की बात करें तो प्रोक्योरमेंट ऑफ टेस्टिंग किट्स, वैक्सीनेशन, द यूज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड द अनप्लान्ड नेशनल लॉकडाउन के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर चर्चा की गई है आर्टिकल में। यानी कि एक तरफ कहा गया है कि अनप्लान्ड नेशनल लॉकडाउन लगाया गया। जब राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की घोषणा हुई तो उसमें राज्यों से किसी भी स्तर पर कोई परामर्श नहीं लिया गया, राज्यों को विश्वास में नहीं लिया गया। इसके साथ साथ टीकाकरण को लेकर के जो केंद्र सरकार ने कदम उठाए हैं और इसके अलावा कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में टेस्टिंग किट मुहैया कराने की जो कवायदें चली हैं, इन लिहाज से भी राज्यों को विश्वास में नहीं लिया गया है। और ये सब जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां ये दर्शाती हैं कि कहीं न कहीं राज्यों को पीछे रखने की बात की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। इस आर्टिकल में शुरुआती जो पक्ष हैं, शुरुआती जो पैराग्राफ्स हैं, इसमें ये बातें कही गई हैं, है ना। तो ये स्थितियां ऐसी दर्शा रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में जो एक संबंध होना चाहिए था, सहयोगी समन्वयात्मक संबंध होना चाहिए था, संघवादी ढांचे के मद्देनजर, वह संबंध कहीं ना कहीं बिखरा है ना। तो आगे हम देखते हैं आगे इस आर्टिकल में और क्या कहा गया है। इसमें कुछ उदाहरणों की और चर्चा की गई है, जैसे कि कुछ बिल केंद्र सरकार ने पेश किए हैं जो कि राज्यों से कहीं ना कहीं वो जुदा दिखते हैं, जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, इसके अलावा एनसीटी अमेंडमेंट एक्ट 2021, एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 2021, इसके अलावा इंडियन मरीन फिशरीज बिल 2021,
ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020, डैम सेफ्टी बिल यानी कि बांध सुरक्षा विधेयक 2020, इस तरीके से बांध सुरक्षा विधेयक 2019, इस तरीके से कई बिल्स को केंद्र सरकार ने पेश किया है जिसमें राज्यों के हित कहीं ना कहीं टकरा रहे थे। तो इन उदाहरणों के माध्यम से भी यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि राज्य और केंद्र के बीच में जो एक कोऑपरेटिव रवैया होना चाहिए था, जो एक सहकारी संबंध होना चाहिए था, वह संबंध कहीं ना कहीं टूटा दिखता है। आगे यदि हम बात करें तो इस वाले पैराग्राफ में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। इस पैराग्राफ की यदि हम बात करें तो इस पैराग्राफ में अरुण पीएस जी ने कुछ उदाहरण दिए हैं, कुछ विधेयकों का हवाला दिया है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार ने राज्यों को कमतर आंकने की कोशिश की है। और इस पैराग्राफ में कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं जिसके माध्यम से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केंद्र सरकार टैक्सेस के स्तर पर वो ज़्यादा राशि, ज़्यादा जो शेयर है वो अपने पास, उसके पास में आ रहा है, और राज्यों को जो अपेक्षित राशि होनी चाहिए थी टैक्स के शेयरिंग में, वह अपेक्षित राशि नहीं मिल सकी है। ये कैसे? तो यहाँ पर इसी पैराग्राफ में ये समझाने की कोशिश की गई है कि केंद्र सरकार के पास में करों का अधिक शेयर जा रहा है। ये कैसे जा रहा है? यहाँ पर बताया गया है कि नॉन डिविजिबल पुल ऑफ टैक्सेस, है ना, करों का जो एक गैर विभाज्य पुल है वो इनलार्ज किया गया है, उसे बढ़ाया गया है। और साथ में एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, है ना, ये क्रिएट किया गया है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि यहाँ पर ये बातें क्या कही जा रही हैं, ये इसका मतलब क्या होता है कि एक तरफ नॉन डिविजिबल पुल ऑफ टैक्सेस, करों का जो गैर विभाज्य पुल है उसको बढ़ाया गया है, उसे इनलार्ज किया गया है, और इसके साथ साथ एक नया उपकर, एक नया सेस भी ऐड किया गया है इसमें। उसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, यानी कि कृषि विनिर्माण और विकास उपकर, ठीक है ना। तो इस लिहाज से यहाँ पर बात की जा रही है इस पैराग्राफ में कि इसे यहाँ पर ऐड किया गया है। और ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के पास में कर का ज़्यादा आवंटन हो रहा है, जबकि राज्यों के पास में जो कर का आवंटन होना चाहिए था, जो अपेक्षित आवंटन होना चाहिए था, उसमें कमी आई है ना। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि डिविजिबल पुल और नॉन डिविजिबल पुल दो टर्म्स हैं। इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको कुछ और जानकारियाँ दे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। डिविजिबल पुल ऑफ टैक्सेस या फिर डिविजिबल पुल ऑफ टैक्सेस और नॉन डिविजिबल पुल ऑफ टैक्सेस, दो अलग अलग ये होते हैं। डिविजिबल पुल ऑफ टैक्सेस का मतलब क्या हुआ कि करों को डिवाइड किया जा सकता है, कर का विभाजन किया जा सकता है, किन किन के बीच में? केंद्र और राज्यों के बीच में। यानी कि जो केंद्र सरकार को कर का आवंटन होता है, कर जो केंद्र सरकार वसूलती है, उसकी शेयरिंग राज्यों के साथ की जा सकती है। इसलिए जो ऐसे कर होते हैं उन्हें डिविजिबल पुल के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कर होते हैं जिन्हें नॉन डिविजिबल पुल के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि उन करों की शेयरिंग, उन करों का बंटवारा राज्यों के साथ नहीं किया जाता है। जब ऐसी स्थिति आए कि किसी कर को, किसी भी वस्तु पर लगाए गए कर को नॉन डिविजिबल पुल के अंतर्गत रखा जाएगा, पुल यानी लिस्ट आप मान लीजिए कि इस सूची में यदि उसे रखा जाएगा, नॉन डिविजिबल पुल के अंतर्गत रखा जाएगा, तो उसमें राज्यों को शेयरिंग नहीं दी जाएगी। यदि इस पुल में रखा जाएगा तो भी राज्यों को शेयरिंग दी जा सकती है ना।
तो ये जो चर्चा है इस कॉन्टेक्स्ट में भारत के संविधान में इसका उल्लेख भी है। और मैं आपको बता दूं कि भाग 12 में राज्यों और केंद्र के बीच में जो राजस्व का वितरण है, रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें इस संदर्भ में चर्चा की गई है। आर्टिकल 270 के अंतर्गत इस संदर्भ में चर्चा की गई है और 80वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यहाँ पर इस बारे में उल्लेख भी किया गया है। मोटे तौर पर आपको यहाँ पर मैंने ये कुछ बातें जानकारी के तौर पर बताई हैं, है ना। यदि नॉन डिविजिबल पूल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसमें जो मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे भी कर होते हैं जिनमें राज्यों को शेयरिंग नहीं दी जाती है। यदि डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस के अंतर्गत कौन कौन से टैक्सेज आते हैं, यदि हम उसे मोटे तौर पर डिफाइन करने की कोशिश करें तो इसके अंतर्गत सभी कर आते हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा वसूले जाते हैं, है ना। लेकिन उसमें सरचार्ज और सेस नहीं आते हैं, है ना। ये माइनस है। सभी कर आते हैं लेकिन उसमें सरचार्ज और सेस नहीं आते हैं। इसके अंतर्गत डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस के अंतर्गत वे सभी कर जो कि केंद्रीय सूची में इंडियन लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन सरचार्ज यानी अधिभार और सेस यानी उपकर इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। इस तरीके से जो भी कर होता है उसकी शेयरिंग केंद्र और राज्यों के बीच में की जाती है। इसके अलावा जो नॉन डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस की मैंने बात कही, उसमें जो भी कर आते हैं, जिन वस्तुओं से संबंधित कर आते हैं, उसकी शेयरिंग राज्यों को नहीं की जाती है। तो वर्तमान में ये स्थिति देखी जा रही है कि नॉन डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस को इनलार्ज किया गया है, यानी कि उसमें हम यदि किसी भी वस्तु से संबंधित कर को रखेंगे तो उसकी शेयरिंग राज्यों को नहीं दी जाएगी, है ना। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात की जा रही है कि इससे केंद्र सरकार को तो लाभ हुआ है। नॉन डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में वृद्धि करने से केंद्र सरकार को तो लाभ हुआ है, क्योंकि उसे पूरा का पूरा कर मिल गया, राज्यों को शेयरिंग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन इसका जो दूसरा असर है ये राज्यों पर हुआ कि राज्यों को जो कर मिलना चाहिए था, कर की जो शेयरिंग मिलनी चाहिए थी, वह राज्यों को नहीं मिली, है ना। उसे तो डिविजिबल पूल से ही शेयरिंग मिल सकती है, नॉन डिविजिबल से शेयरिंग मिलेगी ही नहीं। लेकिन वर्तमान में जबकि महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे में राज्य पहले से ही आर्थिक बोझ झेल रहे हैं और ऐसी स्थिति में इन्हें और अधिक आर्थिक स्तर पर इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है ना। तो ये सब स्थितियां कुछ सामने आई हैं और इस हिसाब से यहाँ पर यदि हम जो विवेक कौल जी हैं, एक इकोनॉमिक कमेंटेटर हैं, उन्होंने एक आर्थिक समीक्षक हैं, उन्होंने एक बात कही कि 2020-21 में जो केंद्र सरकार के पास में इस तरीके से नॉन डिविजिबल सेस के माध्यम से जो कर की राशि आई है वो 2019-20 के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। 2019-20 में केंद्र सरकार के पास में 12.67% के हिसाब से ये राशि आई थी और 2020-21 में 23.46% के हिसाब से ये राशि आई है नॉन डिविजिबल पूल ऑफ सेस के माध्यम से, है ना। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि केंद्र सरकार के पास में करों का जो संग्रह है वो राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा है विभिन्न माध्यमों से, है ना। आगे और क्या बात कही गई है, इसमें ये भी कहा गया है कि पेट्रोलियम सेक्टर में जो केंद्र सरकार के पास में जो आय आई है वो 2020-21 में 68% है और जबकि राज्यों के पास में केवल 32% ही वो रहा है ना। तो ये सब कुछ बातें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है और इसके अलावा अन्य जो बातें हैं, अन्य जो फैक्ट्स हैं वो क्या कहते हैं, ये अगले पैराग्राफ में आप समझ पाएंगे। आगे के पैराग्राफ में यदि हम देखें तो इसमें अरुण PS जी ने ये बताने की कोशिश की है कि महामारी के दौरान जो एक संभावना व्यक्त की जा रही थी कि GST का जो कंपेंसेशन देने की बात है उसमें केंद्र सरकार कहाँ ठहरती है, तो वहाँ पर बताया गया है कि केंद्र सरकार यहाँ पर विफल नजर आती है। GST का कंपेंसेशन जो राज्यों को मिलना चाहिए था, जो मुआवजा मिलना चाहिए था, उसमें देरी हुई है और राज्यों की डिमांड लगातार आ रही थी कि हमें GST का जो मुआवजा है वो दिया जाए।
है ना, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2017 में जब जीएसटी को लागू किया गया था, उसी समय केंद्र सरकार ने वादा किया था कि आपको जो भी घाटा होगा, जो भी आपको नुकसान होगा, उसका हम मुआवजा देंगे, उसका हम कंपनसेशन देंगे। लेकिन महामारी के दौरान यह स्थिति देखी गई कि उस मुआवजे में देरी हुई है और केंद्र सरकार ने इनफैक्ट यहाँ तक कहा कि यदि आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो आप हमसे कर्ज ले लीजिए, आप बोरो कर लीजिए, है ना। ऐसी स्थिति में भी राज्यों के पास में एक आर्थिक बोझ वाली स्थिति सामने आने लगी, क्योंकि राज्य यदि कर्ज लेते हैं तो उन्हें फिर बाद में उसे चुकाना पड़ेगा, ऋण यदि लेंगे तो चुकाना पड़ेगा, तो पहले से ही उन्हें आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में यदि वो और ऋण लेंगे केंद्र सरकार से तो फिर बाद में वो एक और लायबिलिटी हो जाएगी, उसे बाद में देना भी तो होगा ना। तो ये सब स्थितियां यहाँ पर सामने आती हुई दिख रही थी। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जीएसटी कंपनसेशन का जो समय है, इसकी जो समय सीमा है 2022 तक है और ये एक्सपायर हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, जबकि राज्यों ने पहले से कई बार कहा है कि इसकी जो समय सीमा है इसको बढ़ाया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी इस पर कोई भी कार्य नहीं किया है ना। तो ये सब जो स्थितियां हैं, ये सब स्थितियां यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसके अलावा ये भी है कि 2021-22 का जो बजट है उसका आकलन ये कहता है कि केंद्र सरकार के माध्यम से राज्यों को जो 41% की राशि देनी थी, किसके रिकमेंडेशन के आधार पर, 15वें वित्त आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर जो 41% की शेयरिंग करनी थी, वह शेयरिंग भी नहीं हुई है और वह जो शेयरिंग है वो घट करके वर्तमान में 30% रही है। ये 2021-22 का जो बजट है उसके हिसाब से यहाँ पर ये आंकड़ा रखा गया है। तो ये जो कमी है, जहाँ 41% की शेयरिंग होनी चाहिए थी राज्यों के साथ में, वहीं 30% की ही शेयरिंग उन्हें दी गई है करों की, है ना। तो यहाँ पर ये सब कुछ चीज़ें सामने आती ही दिख रही हैं। आगे क्या है, आगे जो तथ्य है वो ये कह रहा है कि यदि राज्य करों के अलावा किसी अन्य माध्यम का सहारा लें धन इकट्ठा करने में, तो वहाँ पर क्या उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हुआ ये है कि जहाँ एक तरफ पीएम केयर्स फंड में उसे इस तरीके से पेश किया गया है कि वो एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर उसे देखा जा सकता है, वहीं जो चीफ मिनिस्टर डिजास्टर रिलीफ फंड है, इसे जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति पीएम केयर्स फंड में पैसा देता है, पैसा जमा करता है, तो ये माना जाएगा कि वह क्या है, वह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उसे हम समझेंगे। लेकिन यदि चीफ मिनिस्टर डिजास्टर रिलीफ फंड में यदि कोई व्यक्ति पैसा जमा करता है तो उसे CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत ट्रीट नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में भी राज्यों को कहीं ना कहीं जो है वो संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राज्यों को चीफ मिनिस्टर डिजास्टर रिलीफ फंड के माध्यम से जो एक पैसा मिलने की संभावना भी व्यक्त की जा रही थी, उसमें भी उन्हें कहीं ना कहीं अड़चन की स्थिति देखी जा रही है। आगे इसमें ये कहा गया है कि राज्य सरकार ने जो है वो चाह रही हैं कि FRBM यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो बोरोइंग लिमिट है, जो ऋण सीमा है, उसे बढ़ा करके 3% से 5% कर दिया जाए। और केंद्र सरकार ने इस रिक्वेस्ट को मान भी लिया है, यानी कि केंद्र सरकार ये स्वीकार कर ली है, ठीक है, हम जो बोरोइंग लिमिट है, जो ऋण सीमा है, FRBM एक्ट के तहत उसे हम बढ़ा देंगे। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने कुछ कंडीशंस भी रखे हैं कि हम जो ऋण सीमा है, जो बोरोइंग लिमिट है, हम बढ़ाएंगे, लेकिन यह जो सुविधा है यह उन्हीं राज्यों को मिलेगी जो इन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? इनमें एक कंडीशन तो यह है कि यदि वो राज्य वन नेशन वन राशन पॉलिसी को फॉलो करे, उसे अपनाए। दूसरा कंडीशन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, उस राज्य में जो कारोबार की सुगमता है वह सुगमता कितनी अच्छी है, इसे भी देखे जाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अर्बन लोकल बॉडी या फिर यूटिलिटी रिफॉर्म्स, यानी कि शहरी स्थानीय निकाय में क्या कुछ सुधार हुए हैं, उसे भी चेक करने की आवश्यकता है। और साथ ही
पावर सेक्टर के क्षेत्र में जो भी सुधार हुए हैं, जो भी रिफॉर्म हुए हैं, वो क्या कुछ हुए हैं, ये सभी देखे जाने की आवश्यकता है। यानी कि ये जब कंडीशंस हैं, ये सभी जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को जो भी राज्य फुलफिल करेंगे उन्हें ही यह जो ऋण सीमा है उस ऋण सीमा का लाभ मिलेगा, है ना। अब हम आगे बात करते हैं, आगे के पैराग्राफ में अब क्या कहा गया है। तो आगे के पैराग्राफ में कुछ सॉल्यूशंस सुझाए गए हैं, है ना। सम सॉल्यूशंस की बात यहाँ पर अरुण PSG करते हैं। अभी तक जो स्थितियां हैं, यदि हम मोटे तौर पर देखें तो आपको यही दिख रहा होगा कि महामारी के पहले जिस हिसाब से एक स्थिति देखी जा रही थी और महामारी के बाद जिस हिसाब से स्थितियां बदली हैं, कुल मिलाकर करके यही देखा जा सकता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो एक साझेदारी होनी चाहिए थी राजकोषीय संघवाद के स्तर पर, वह साझेदारी कहीं न कहीं टूटी हुई नजर आती है। राज्य सरकार की विभिन्न स्तरों पर चाहते रहे हैं अभी तक कि उन्हें कहीं न कहीं केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिले, सहायता मिले और वे आर्थिक बोझ से जो वर्तमान में दबे हुए हैं उस आर्थिक बोझ को समाप्त करने की कोशिश करें। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कुछ भी ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। केंद्र सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उनसे कुछ ही राज्यों को राहत मिल रही है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिन्हें उन कदमों का वाजिब फायदा नहीं मिल सका है। इन पूरी स्थितियों के मद्देनजर यदि हम इस आर्टिकल के हिसाब से जो सॉल्यूशंस सुझाए गए हैं उन सॉल्यूशंस की बात करें तो यहाँ पर शुरुआत में ये कहा जा रहा है कि क्या ऐसा होना चाहिए कि जो केंद्र और राज्यों के बीच का जो संबंध है इसे फिर से मॉनिटर करने के लिए, फिर से समझने के लिए कोई समिति गठित करनी चाहिए। जैसे कि एक दफ़ा इस तरीके की समिति गठित की गई थी और यहाँ पर चर्चा की गई है राजमन्नार समिति, है ना। राजमन्नार समिति का गठन एक बार किया गया था, किस कॉन्टेक्स्ट में, तो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसे समझने के लिए। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में यह हवाला दिया गया है कि क्या इस तरीके की समिति का फिर से गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा राज्यों को कुछ कदम उठाने की गुजारिश की गई है। राज्यों को यह परामर्श दिया गया है आर्टिकल के माध्यम से कि वे ऐसा कर सकते हैं कि कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करें ताकि वह जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जो संस्था है, वह संस्था इस हिसाब से काम करे कि वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाए, एक संस्थागत ढांचा बनाए और वह जो संस्थागत ढांचा हो वह केंद्र और राज्यों के बीच के जो संबंध है उन संबंधों को समझने की कोशिश करे और उन संबंधों को सही दिशा की तरफ बढ़ाने में वह कारगर साबित हो सके। तो इस तरीके के कुछ सुझाव इस आर्टिकल के माध्यम से दिए गए हैं कि आप ऐसा कीजिए कि आप एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाइए और वह जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो वो केंद्र और राज्यों के बीच में एक परामर्शदाता के तौर पर काम करे, है ना। इनके बीच में सहयोग को और मजबूत करने की कोशिश करे। दूसरा ये है कि इसमें कहा गया है कि यदि राज्य सरकार चाहें तो वे कुछ लोगों को डिप्लॉय कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं, ताकि वो केंद्र के माध्यम से कोई भी यदि कंसल्टेशन रेज होता है, कोई भी यदि केंद्र सरकार परामर्श देती है तो राज्य सरकार के द्वारा ये जो नियुक्त व्यक्ति होंगे वे नियुक्त व्यक्ति उन कंसल्टेशंस के अगेंस्ट में प्रतिक्रिया दे सकते हैं, रिस्पांस दे सकते हैं कि इस मामले में क्या कुछ राज्य सरकारों को कदम उठाया जाना चाहिए। तो राज्य सरकार के स्तर पर ये कुछ गतिविधियां अपनाई जा सकती हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्रियों के स्तर पर भी कुछ एक फोरम, कुछ मंच बनाया जाना चाहिए, कुछ ऐसा फोरम बनाया जाना चाहिए ताकि वे एकजुट होकर करके अपनी बातें रखें और केंद्र सरकार के साथ उसे डिस्कस करें। तो ये सब कुछ स्थितियां यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं, कुछ ऐसे सजेशंस निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला मैंने क्या बताया? पहला मैंने बताया कि यदि जो राज्य हैं वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करें, वह जो संस्था है वह संस्था केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है उस संबंध को चेक करे और संबंध सुधार के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ उपाय अपनाए जाने चाहिए उस संदर्भ में वो काम करे। दूसरा जो सुझाव यहाँ पर दिया गया है उसमें ये दिया गया है कि यदि केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन रेज करती है
राज्यों के साथ में कोई भी परामर्श, किसी भी विषय पर परामर्श करना चाहती है तो राज्य सरकारें अपने स्तर पर कुछ ऐसे लोगों को नियुक्त कर सकती हैं ताकि वो राज्य सरकारों के प्रतिनिधि के तौर पर इन कंसल्टेशंस के लिए जो प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए, इन कंसल्टेशंस के अगेंस्ट में जो प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए वो प्रतिक्रियाएं दे सके। तीसरा ये सुझाव दिया गया है कि जो मुख्यमंत्री के स्तर पर, मुख्यमंत्रियों के स्तर पर भी एक फोरम गठित किया जाना चाहिए, एक फोरम का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि उस फोरम के माध्यम से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री एकजुट होकर करके अपना जो पक्ष है, अपने जो डिमांड्स है वो डिमांड्स केंद्र सरकार तक पहुंचाए। तो ये सब कुछ बातें इस माध्यम से की गई हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे ये भी कहा गया है कि जो जीएसटी कंपनसेशन है वो 2022 में जो जीएसटी कंपनसेशन की जो समय सीमा है समाप्त हो रही है उसे बढ़ा करके 2027 किया जाना चाहिए और साथ ही इंक्लूजन ऑफ सेस इन डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, और साथ ही उपकरों को भी डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में शामिल किया जाना चाहिए। जो मैंने शुरू में बात कही डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस और नॉन डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर चर्चा की गई है फिर से कि नॉन डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में जो सरचार्ज और उपकर शामिल हैं तो इन उपकरों को डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उसका हिस्सा राज्यों को भी मिल सके, है ना। इसके अलावा जो पूरे आर्टिकल के अंत में निष्कर्ष के अंतर्गत जो बात कही गई है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह इस कारण से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जहाँ एक तरफ आपको लग रहा होगा कि केंद्र सरकार राज्यों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रही है और राज्य सरकार कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पूरे आर्टिकल के अंत में जो निष्कर्ष है वह निष्कर्ष ही बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है और आशावादी है और इसी पर राज्यों और केंद्र दोनों को कार्य करने की आवश्यकता है। यहाँ पर फेडरल फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि संघीय लोचशीलता की बात की गई है। कहने का मतलब ये है कि राज्य और केंद्र दोनों जो हैं भारत के अभिन्न हिस्से हैं और जो केंद्र हैं और जो राज्य हैं यदि एक दूसरे के साथ सहयोगी रवैया नहीं अपनाएंगे तो संविधान निर्माताओं का जो सपना था, संविधान निर्माताओं की जो अपेक्षाएं थी हमारे देश के माध्यम से जो वो चाहते थे वह शायद पूरा नहीं हो सकेगा। इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल में फेडरल फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है। आपको शायद पता होगा कि भारत को अर्ध संघीय राज्य का दर्जा दिया गया है, क्वासी फेडरल कंटेक्स्ट में भारत को समझा गया है और ऐसी स्थिति में जो ये फेडरल फ्लेक्सिबिलिटी है, जो ये संघीय लोचशीलता है, यह जो संघीय लोचशीलता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके स्तर पर यदि हम बात करें कि जो राज्य हैं और जो केंद्र सरकार है इन्हें आपस में इस हिसाब से काम करना चाहिए ताकि हमारा जो लोकतंत्र है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, इसे किसी भी स्तर पर नुकसान नहीं पहुंचे। और यहाँ पर केंद्र सरकार से भी गुजारिश की गई है कि वह कुछ ऐसे जो भी कदम हैं उन ऐसे कदमों को अपनाएं जो कि राज्यों के लिए भी वो नुकसानदायक नहीं हो बल्कि राज्यों के लिए भी वो लाभकारी सिद्ध हो। केंद्र सरकार से को ये सुझाव दिया गया है आर्टिकल के माध्यम से। और आर्टिकल के अंत में ये कहा गया है कि यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि केंद्र सरकार जो जनता है और जो राज्य हैं उनके साथ सहयोगी रवैया अपनाएं, उनके साथ साझेदारी भागीदारी के तहत पेश आए। यदि केंद्र सरकार, राज्य और भारत की जनता ये तीनों एक दूसरे के साथ सहयोग और समन्वय के साथ पेश आते हैं तो हमारे लोकतंत्र को कभी भी नुकसान नहीं हो सकता है। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जनता ये तीनों ही भारत को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पर यदि सहयोग करते हैं तो ये हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा, है ना। तो आज की चर्चा में हम यहीं तक सीमित रखते हैं। इस एडिटोरियल एनालिसिस के माध्यम से जो क्वासी फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है भारत के कॉन्टेक्स्ट में उसे मजबूत करने की कोशिश की गई है, भारत के अर्ध संघात्मक प्रकृति को मजबूत करने की कोशिश की गई है और सबसे अधिक जोर दिया गया है कि जो राजकोषीय संघवाद है, जो फिस्कल फेडरलिज्म है, उसे कहीं न कहीं मजबूत करने की कवायद की जाने की आवश्यकता है और इसके लिए केंद्र सरकार को सबसे पहले
कार्य करने की ज़रूरत है और साथ ही जो राज्य सरकारें हैं वो भी इसमें बड़ी भूमिका निभाएं। आज की चर्चा में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।